are back with new naming reaction, and the naming reaction is Glaser-Schmidt condensation. या इस रिएक्शन को आप क्या भी बोल सकते हो, क्लेजन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के दो नाम हो सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको आंसर सेम ही देना होगा। क्या आपको एग्जाम में कैसे मिल सकता है, क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन भी मिल सकता है, या क्या मिल सकता है यहाँ पर, क्लेजन रिएक्शन। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हल्के से इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि किसने इस रिएक्शन को दिया था, मतलब इस रिएक्शन को जो देने वाला था वो कौन सा साइंटिस्ट था। तो जैसे जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने क्लेजन कंडेंसेशन बोला था, तो क्लेजन कंडेंसेशन में जो आपका साइंटिस्ट था, सेम वही साइंटिस्ट, वही जर्मन केमिस्ट यहाँ पर अब फिर से आने वाला है। उसी जर्मन केमिस्ट जिसका नाम क्या था आपका, रेनर लुडविग क्लेजन। तो आपका जो ये साइंटिस्ट है, जो ये केमिस्ट है, इसी ने किस पर काम किया था, इस रिएक्शन पर काम किया था। तो उसने जब जनरली जो काम था इस रिएक्शन के रिलेटेड, वो क्या था कि उसने क्या किया, आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन नोट की, किसके साथ में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ में। ठीक है, क्या नोट किया उसने कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन कंसीडर की, उनका कंडेंसेशन प्रोसेस देखा, किसके साथ में, आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। तो वहां पर उसने अपनी जो रिएक्शन स्टडी की थी, तब तक उसका नाम क्या नहीं था, क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन, क्लेजन रिएक्शन नहीं था। ये कब रखा गया, उसके मरने के बाद। लेकिन एक्चुअली इस रिएक्शन का जो काम किया गया था वो कब किया गया था, 1881 में। तो देखो क्या है कि ये जो आपका साइंटिस्ट है रेनर लुडविग क्लेजन, इसने क्या किया, डिस्क्राइब द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन 1881। तो इसने इस साल के अंदर क्या किया था, 1881 में अपनी इस रिएक्शन पर काम किया था, रिएक्शन पुट फॉरवर्ड की थी। तो यहाँ पर ये तो हमारी होगी बेसिक इंट्रो। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक चीज हमें दिमाग में रखनी है कि जो आपका ये क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन है, ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक आपकी फॉर्म है। ठीक है, क्या होगा, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, जो हम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसी की क्या है, एक नई फॉर्म है। तो उसी का ही हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो हम मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए स्टडी करेंगे, इस क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन के लिए जो मैकेनिज्म स्टडी करना है, उसका मैकेनिज्म किसके सिमिलर होने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन के सिमिलर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर क्लेजन के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो क्या है, डिस्क्राइब द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन इन 1881। मतलब क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में क्या करना है, कंडेंसेशन। तो अगर ये हमने दो कंपाउंड्स लिए हैं, मतलब एक तो क्या ले रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, साथ में हम क्या लेंगे, एलिफेटिक आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो अगर हम ये दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीन टाइप्स के रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल हैं। तो अभी हम वो देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। तो कौन सी होगी, एक तो हम देखते हैं कि आपके क्या हो कि एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं आपके, वो कि क्या दे आपका, कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होके यहाँ पर क्या दे सकते हैं, नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस आपकी क्या है कि हमारे क्या हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हमें यहाँ पर प्रेजेंट हैं और उसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कि आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो आपके कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन दे सकते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड में क्या होगा कि आपका एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा क्या हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो ये आपस में कंडेंस होके क्या दे सकते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स में क्या थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और क्या था, सेकंड काम क्या था हमारे पास में, क्या होगा, हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर हम वो ले रहे हैं, और यहाँ पर देखो जो यहाँ पर हमने लिखा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड,
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के पास में एक स्पेशलिटी आपको याद रखनी है कि हम यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेने वाले हैं उसके पास क्या नहीं होने वाली है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा उसके पास क्या हो सकता है, क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये कंडीशन है कि हमारे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसके पास में क्या है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तब हमारे पास अगर ये दो टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है रिएक्शंस की। वो क्या क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स अगर हम होंगे तो वो आपस में, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा हूं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होनी है किसके साथ में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस रिएक्शन मिक्सचर में आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आपस में कंबाइन हो जाएं और कौन सी रिएक्शन शो करें, एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड पॉसिबिलिटी वहां पर क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जिनके पास में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपस में क्या करें, कंडेंस हो और कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। फिर है आपका थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो कंडेंस होता है किसके साथ में, अल्फा सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके पास क्या है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कौन सी रिएक्शन दे सकता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो अभी हमारे पास में ये तीन पॉसिबिलिटी हैं और हमारा जो काम रहेगा इन तीनों में से वो जनरली किसके ऊपर रहेगा, आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर है, क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो कंडेंस होता है किसके साथ में, एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब वो किस में इंक्लूड होगी, आपकी क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन के अंदर। तो ये तो हो गई इसकी इंट्रो। अब यहाँ पर क्या आते हैं, हमें इसकी क्या लिखनी है, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन होगा क्या, तो आपको एग्जाम में इसको डिफाइन कैसे करना है। तो आप यहां पर क्या बताओगे कि व्हेन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस विद द एलिफेटिक aldehyde or ketone having alpha hydrogen in the presence of mild condition। mild condition में आपका क्या होगा कि जो हम यहाँ पर एक बेस लेंगे वो क्या होने वाला है, माइल्ड कैरेक्टर का होने वाला है। उसकी जो कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लेंगे बेस की, और वो क्या होगी, कम। और जो बेस यहाँ पर होगा वो आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन कितनी रखी जाएगी, 10%। याद रखना है कंसंट्रेशन कितनी रखी जाएगी, 10% रखी जाएगी। और टेम्परेचर हमें इस रिएक्शन कंडीशन के लिए क्या रखना होगा, रूम टेम्परेचर पर जनरली ये रिएक्शन हम क्या करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। तब क्या होंगे आपके जो एलिफेटिक क्या है एल्डिहाइड या कीटोन है वो कंडेंस होगा किसके साथ में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में। तब क्या देगा, कंडेंस होके एक आपका प्रोडक्ट देगा और वो प्रोडक्ट फिर फर्दर क्या करेगा, आपका डिहाइड्रेशन दे करेगा, ठीक है। वहां पर क्या जाएगी, डिहाइड्रेशन जाएगी, और डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपका एक कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड कैसा होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो सकता है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो सकता है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इनको हम कंबाइन कर जब करेंगे तब बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन होगी इसको हम क्या बोलेंगे हम, आपकी क्या, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। तो अभी चलो ये डेफिनेशन में लिखता हूं इसके लिए, ठीक है, कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा, व्हेन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन condensed with the aliphatic aldehydes, ketones और esters, ठीक है, under the mild conditions, under the mild conditions। अब माइल्ड कंडीशन में हमें क्या बताना है, जो हम अपना बेस लेने वाले हैं वो, ठीक है, दैट इज
10% NaOH solution and रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां तक देखो, अभी तक हमने काम क्या किया है। When an aromatic aldehyde having no alpha hydrogen condenses with the aliphatic aldehyde's ketone esters under the mild condition, that is 10% NaOH solution and at room temperature, अब क्या देंगे, to form the cross aldol product which subsequently undergoes dehydration to form alpha beta unsaturated aldehydes or ketones or esters is called क्या है, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इंट्रोडक्शन या जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हमें क्या करनी है, एग्जाम में लिखनी है। कि अगर हमें एग्जामिनर को क्या बताना हो कि क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन होगा क्या, तो यहाँ पर हमने इस पूरी प्रोसेस को क्या बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि हमने काम क्या किया है। कि क्या ली है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है जिसके पास में क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको कंडेंस करवाया है किसके साथ में, आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर्स के साथ, जिसके पास क्या है, आपके अल्फा हाइड्रोजन है। वो कंडेंस होके फिर क्या देंगे, आपके माइल्ड कंडीशंस के अंदर आपका एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देंगे। और वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, सब्सिक्वेंटली मतलब वो जब जैसे ही बनेगा उसके बाद वहां से क्या होगा, आपका वाटर का रिमूवल होगा, या सिंपली क्या कह सकते हो, वहां पर डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन होने के बाद वो फिर फाइनली हमें क्या देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स कीटोन्स और एस्टर्स हमें देने वाले हैं। तो ये तो हमारी होगी इसकी क्या पूरी डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में अब पहले ही मैंने यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो साफ कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे कि जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो किसके साथ रिएक्ट करने वाले, एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर के साथ। तो अब मैं उन सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो सबसे पहले हमारी क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं है, आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमने वो लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ऐसा एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं है, सॉरी जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अभी वो लिखता हूं, वो क्या है, CH3CHO। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी हमारी, 10% NaOH, और साथ में क्या बताया था, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन आपकी करवाई जाएगी। अब यहाँ पर फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो अभी के लिए जो जूनियर क्लासेस हैं, जो 12th तक 11th या 12th, वहां पर क्या करोगे कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H2, और इससे आपके CHO से क्या मिलने वाला है, O, और ये कंबाइन होकर क्या निकालेंगे बाहर, H2O। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल कर आपका प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो क्या बनेगा फिर यहाँ से, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेमाल्डिहाइड। और इसका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किसमें, परफ्यूम इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, जो आपके परफ्यूम बनते हैं वहां पर क्या किया जाता है, आपके इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। अब इस रिएक्शन में क्या है, एक्चुअली जो रिएक्शन है इसको प्रोसीड होने के नियरली लगभग में भी
शायद कितना टाइम लगता है, 8 to 9 डेज का टाइम लगता है। कंडीशन यही है, 10% NaOH सॉल्यूशन लेना है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए लगभग कितना दिन का टाइम लग जाता है, 8 से 9 दिन लग जाते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल, जहां पर क्या होगा, हमारा कीटोन हम लेने वाले हैं। तो क्या है, C6H5CHO प्लस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हमारा एसीटोन। अब इसके बाद कंडीशन आपकी मेन सेम, 10% NaOH और रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाई जाएगी, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा अब वो बनाते हैं, वो क्या होगा, C6H5CHCHCOCH3। अब यहाँ पर जो आपका ये कंपाउंड बना है, इसका नाम क्या रखा जाता है, ये है आपका बेंजाइलिडीन एसीटोन। ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका एक कंपाउंड बना है, इसका नाम क्या है, बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए लगभग नियरली जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 8 से 9 दिन का नहीं, बल्कि टाइम क्या लगता है, कम लगता है। और जो टाइम लगेगा वो लगभग कितना होता है आपका, इसके लिए वो होता है 2 to 3 डेज का। कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए क्या है, ओनली 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। अब हम तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, जहां पर हम क्या लेने वाले हैं, हमारा जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब उसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ में, ऐसे एल्डिहाइड के साथ हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे, या ऐसे कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसके पास क्या होगी, आपकी अल्फा हाइड्रोजन भी होगी, और साथ ही साथ उसके पास क्या भी होगा, बेंजीन रिंग भी। तो अभी वो मॉलिक्यूल हम लिखते हैं, वो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, CH3COC6H5। तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, C6H5COCH3, इसको हम क्या भी बोलते हैं, आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, कि एसिटोफिनोन के साथ हमने क्या करवाई है, हमारी रिएक्शन करवाई किसके, बेंजल्डिहाइड के साथ। और रिएक्शन कंडीशन स्टार्टिंग में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या है, 10% NaOH। लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर की वजह जनरली क्या लिखा जाता है कि ये जो रिएक्शन कैरी आउट करवाई जाएगी वो क्या होगी, एट 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, उसी टाइम पर हो जाती है, इमीडिएट, जल्दी ही हो जाती है। ठीक है, कि इसमें ना ही एक दिन का, पूरे दिन का टाइम लगता है, 2-3 दिन का नहीं, ये क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड हो जाएगी। और आपका जो फिर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5। तो इसका जो नाम होगा वो देखो किसके सिमिलर होने वाला है, यहाँ पर कितना ग्रुप सेम है। अब इसको अगर मैं देखता हूं, जो पर हमने नाम लिखा था वो क्या था, बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो यहाँ पर देखो CHCO3, यहाँ से तो आपका क्या मिलकर बन रहा है, एसीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से किसके सिमिलर जा रहा है, CH3COCH3 के, तो इसलिए यहाँ से क्या आ गया, एसीटोन आ गया। यही है जनरली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी। फिर इधर क्या है आपका C6H5CH, और हमें पता है कि अगर बेंजीन रिंग पर एक जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ अगर केवल एक ही हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, अगर 2 हाइड्रोजन होते तो क्या बोलते हैं, बेंजाइल। लेकिन अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ में क्या भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, बेंजाइलिडीन बोल दिया। तो अब यहाँ पर इतना ग्रुप तो क्या है आपका सेम है, लेकिन किसमें डिफरेंस है, C6H5। अब अगर इसका नाम हम देखते हैं तो देखो क्या होने वाला है, फिर यहाँ पर ये आपको क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला सेम है तो बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तीसरे कंपाउंड का नाम। तो अभी देखो जो हमने 3 एग्जांपल्स जो भी यहाँ पर लिखे हैं, जिसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्शन करवाई वो किस किस के बीच में करवाई है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। फिर है आपका क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पर क्या है, एलिफेटिक कीटोन, फिर है आपका एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ से हमें क्या वेरिएशन देखने को मिला कि जैसे हम एलिफेटिक सिस्टम से किसके अंदर आए हैं, एरोमेटिक
सिस्टम्स के अंदर, मतलब जहां पर हमारे दोनों ही सिस्टम कैसे हैं, एरोमेटिक हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या हुई है, फास्ट हुई है। तो मतलब यहां से हम एक जनरलाइजेशन क्या दे सकते हैं कि अगर हम क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन को देखते हैं तो ये इजीली कहां पर पॉसिबल हो सकती है, मतलब कौन से कंपाउंड्स को फेवर करेंगे, जो आपके एरोमेटिक होंगे इन नेचर में। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड से कीटोन होंगे वो क्या करेंगे, आपके क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक एल्डिहाइड से कीटोन के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गया क्या, हमारी बेसिक्स रिएक्शन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म के लिए देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म होने वाला है वो किसके सिमिलर होगा, आपका एल्डोल कंडेंसेशन के ही सिमिलर होगा। तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने काम किया था, सेम काम हमें क्या करना है, यहां पर भी करना है। तो मैकेनिज्म के लिए देखो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, मैकेनिज्म में क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने बेस लिया था जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में, उसका भी अपना काम था, उसने क्या किया था, आपके एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से क्या करवाया था, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाया था और एक क्या बनाया था, एनायन बनवाया था, या सिंपली क्या कहें, न्यूक्लियोफाइल बनवाया था। तो सेम काम अब यहां पर भी करेंगे कि जो आपका बेस यहां पर लिया है उसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक आपकी एलिफेटिक एल्डिहाइड है उससे हम क्या करने वाले हैं, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या बनवाएंगे वहां पर, फिर हम एक हमारा एनायन या सिंपली क्या कहें, न्यूक्लियोफाइल बनवाएंगे। तो देखो कैसा होगा, ये किसको लेगा, हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड कहां पर जाएगा, आपका कार्बन के पास जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के पास। तो फिर क्या बनेगा आपका CH2 नेगेटिव CHO, यहां से आपका क्या बना, एक एनायन बना है, या क्या क्या कहें, न्यूक्लियोफाइल बना है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये कहां पर अटैक करने वाला है, आपके दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। अब जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो हमारा कौन सा है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस बेंजल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, CH2 नेगेटिव CHO, और वो हमें पता है कि कैसे रिएक्शन शो करने वाला है। तो देखो क्या करेगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं अभी, इसके कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी कैरेक्टर कैसी है, पोलर, कि वो कैसा नेचर का है, पोलर नेचर का है। तो हमें यहां से हम क्या बताएंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा है, पोलर नेचर का है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पर कैसा रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, और फिर ये आपका नेगेटिवली स्पीशीज जो होगा नाइन कहां पर जाकर अटैक करेगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर। और फिर यहां से क्या होगा, आपके जो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से हमारा क्या बनेगा, अब वो स्पीशीज देखते हैं कि क्या बनने वाला है। तो क्या बना, C6H5CO नेगेटिव, यहाँ पर क्या है H, फिर है आपका CH2CHO। अब यहां से बना दिया हमने ये वाली स्पीशीज। अब इसके बाद काम क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका अब रोल प्ले होगा किसका, आपके सोलवेंट का। अब सोलवेंट से क्या करने वाला है, आपके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, क्या करेगा, सोलवेंट से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो हमें काम क्या करना है, सोलवेंट से क्या करवाना है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना है। तो वो प्रोटॉन कहां पर जाएगा, आपके ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होगा, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, O नेगेटिव के पास जाएगा। तो अब देखो फिर वहां से हमारा बनेगा क्या, ये यहाँ से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या बनने वाला है, C6H5COH CH2CHO। अब यहाँ पर बन गया हमारी ये वाली स्पीशीज। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर क्या काम होगा आगे कि ये जो आपकी हाइड्रोजन इस कार्बन पर प्रेजेंट है ये क्या होगी, आपकी रिमूव होगी। ठीक है, यहां से उसको कौन लेकर जाएगा, बेस ही आपका OH नेगेटिव क्या करेगा, जो आपके इस CHO के रिस्पेक्टिव में जो आपका कार्बन आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट है, और वहां से वो क्या करने वाला है, आपका बेस वाला OH फिर से क्या करेगा,
फिर से आपके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहां से क्या जनरेट करेगा, फिर आपका एक एनायन जनरेट करेगा। तो वहां से अभी देखते हैं कि क्या होगा फिर। तो देखो क्या होगा फिर हमारा, कि जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, आपके जो ये CH2 यहाँ पर था, इसको मैं सिंपली कैसे लिख रहा हूँ, CHH, कि इससे क्या करने वाला है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बन पर। फिर जो स्पीशीज बनेगी उसको मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, C6H5COH, यहाँ पर आया CH नेगेटिव, ये है CHO और ये है H। अब ये जो आपकी स्पीशीज है यहां से, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सिंपली फाइनली आपका जैसे ही ये फॉर्म हुआ, अब ये हमारा फाइनली हमें क्या देने वाला है, इसकी मदद से अब हमें क्या मिलेगा, हमारा फाइनल कंपाउंड मिलने वाला है। और वो कंपाउंड देखो कैसे बन सकता है, कि जो OH नेगेटिव होगा वो क्या करे, क्या करेगा यहाँ से, कि एक हाइड्रोजन को ले, या सिंपली क्या है कि OH का यहाँ से रिमूवल हम करवाएं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करवाएं। तो अब देखो काम क्या होगा एक्चुअली, अब वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए देखो आगे काम क्या किया हमने, कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे कार्बन पर, वो कहाँ आए, बीच में, और ये बॉन्ड कहाँ गया, गायब। मतलब OH क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव ये फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फिर आपका प्रोडक्ट, मतलब जो आप स्पीशीज जो बनेगी, अभी देखो वो क्या बनी है, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब ये हमारा वही कंपाउंड जो हमें चाहिए था, वो क्या है, सिनेमाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये ही हमें चाहिए था स्टार्टिंग में और यही हमें मिल गया। तो ऐसे आपका मैकेनिज्म पूरा होगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं क्या होने वाला है, OH नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ और आपका ये OH नेगेटिव बाहर निकल गया। तो ऐसे क्या हो गया, हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो अब हमें मिल चुका है। तो अभी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, एक चीज है जो हमें अपने दिमाग में याद रखनी है, कि जो स्टेबिलिटी होगी, कि अगर मैं देखता हूं कंसेप्ट कंडेंसेशन का किसके बीच में, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में और आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में, ठीक है, तो वहां पर क्या डिफरेंस है दोनों में, कि कौन सा ज्यादा बनने की कोशिश करेगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा जो प्रिडोमिनेट करेगा। तो यहां से देखो जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है आपके क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन के अंदर, वहां पर क्या है, जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसके कॉन्जुगेशन में है, आपके फिनाइल रिंग के क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसकी वजह से क्या होगा, इस कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा भी। और अगर मैं साथ में इसका कंपैरिजन करता हूं किसके साथ में, एल्डोर कंडेंसेशन के साथ में, तो वहां पर जो आपका लास्ट स्टेप होता है वहां पर भी क्या है, आपका जो ये जो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन, ये कैसी है, वो इरिवर्सिबल होती है, सॉरी कैसी होती है, रिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन के अंदर ये जो हमारी रिएक्शन ये बनी है, ये कैसी है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और वो क्यों है, केवल इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी की वजह से, कि यहाँ पर ये क्या बना है, कि जो कंपाउंड हम ये बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो वो क्या कर रहा है, इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम हो गया, जो रिएक्शन होगी, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये क्या होगी, रिवर्सिबल कंडीशन या रिवर्सिबिलिटी को फिर फॉलो नहीं करेगी। लेकिन एल्डोर कंडेंसेशन में क्या था, कि वो रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई जो कॉन्जुगेशन का फैक्टर था वो नहीं आया था। क्योंकि एल्डोर कंडेंसेशन में हमने क्या किए थे, सेम मॉलिक्यूल्स लिए थे जिसके पास क्या थे, आपकी अल्फा हाइड्रोजन थी, ठीक है। यही डिफरेंस है कि एल्डोर कंडेंसेशन में क्या था, हमने क्या लिए थे, अल्कोहल्स लिए, सॉरी दो एल्डिहाइड्स लिए थे जिनके पास में क्या था, आपकी सेम क्या थे, आपके मॉलिक्यूल, सॉरी ये जो एल्डिहाइड्स हमने लिए थे एल्डोर कंडेंसेशन के अंदर, वहां पर
क्या थे कि आपके जो प्रोडक्ट बना था उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्जुगेशन का फैक्टर हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आगे क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका फाइनल स्टेप है वहां पर ये कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट यहाँ पर आया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और इसी वजह से क्या हो गया, ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल हुई। इसीलिए रिएक्शन क्या हो गया, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट रही, इसने वापस रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसे देखते हुए ये आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। साथ में एक देखो, एक यूज मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स ये लिखे थे वहां पर क्या था, आपका जो सिनेमाल्डिहाइड जो बना था वो किस इंडस्ट्री में यूज होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है। सिमिलरली ऐसे जो बेंजाइलिडीन एसीटोन जो बना था वो भी कहाँ पर यूज होता है, आपके परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है। और इस रिएक्शन को हम कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी केस में प्रिपरेशन में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे आपके बीटा आयनोन हुए, फ्लेवोन्स हुए, फ्लेवोनोल्स हुए, उनकी प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका मैकेनिज्म सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता है किसका, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन का। और ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जानी है। आपके 11th जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म आपको याद रखना है, ये आपके फाइनल एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब नीट के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर इसका मैकेनिज्म, या जो जेई के क्वेश्चन है वहां पर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन द सेम सेंस जो आपकी हायर क्लासेस हैं, बैचलर्स हुए, मास्टर्स हुए, जिनके भी यहाँ पर आपके जो एग्जाम्स होते हैं, गेट हुए, नीट गेट का या जैम का जो एग्जाम होता है, नेट का जो एग्जाम होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। तो ओवरऑल आपका ये रिएक्शन आपको क्या करनी है, अच्छे से तसल्ली से बैठ कर ये पढ़नी है, स्टडी करनी है। और लास्ट में कंक्लूजन करते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अपने फ्रेंड्स के बीच में आप वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और साथ में आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी हमें शेयर कीजिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और आज ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे क्या बोला है कि फेवर स्काई रीअरेंजमेंट रिएक्शन मुझे करवानी है। तो अभी मैं बीच में एक सीक्वेंस को तोड़ते हुए नेमिंग रिएक्शंस का पहले फेवर स्काई रीअरेंजमेंट पहले करवाऊंगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स की डिमांड है कि फेवर स्काई रीअरेंजमेंट पहले करवाई जाए उनको वो बेनिफिट मिल सके, फिर हम अपनी रिएक्शंस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन जो मैं फिर से कहता हूँ कि टिल देन स्टे हैप्पी, बिकॉज अगर आप खुश रहते हो तो आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। अगली वीडियो में मैं आपको अगली नेमिंग रिएक्शन के साथ मिलूंगा, और वो नेमिंग रिएक्शन कौन सी होने वाली है, फेवर स्काई रीअरेंजमेंट, फिर आपके जो बीच में जो कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम फिर उनको देखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी।